हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस समय मॉर्निंग में हम यूनिट 6 पढ़ते हैं यूजीसी नेट के लिए, जो हम एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ रहे हैं इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस स्टार्ट किया गया है। देखिए, जितना जून तक हो सकेगा क्लियर कॉन्सेप्ट में हम थ्योरी अभी आपके समझ लेके आते हैं। तो आप भी इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। फ्री में सारी चीज़ें हमारे चैनल यूट्यूब पर वाईएम के एजुकेशन क्लास पर ही मिलेंगी। तो देखिए, यूनिट 6 में जो हम शैक्षिक शोध पढ़ रहे थे उसमें देखिए सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, चर वेरिएबल्स। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए, परिकल्पना, हाइपोथेसिस क्या होती है। देखिए, जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि टाइम वैसे भी ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स। तो जल्दी जल्दी परिकल्पना के बारे में सारी चीज़ें हम मात्र 7-8 मिनट में ही पढ़ लेते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए, आपको इससे बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है। देखिए, परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो समस्या के समाधान की अवधारणा होती है। इस प्रकार हाइपोथेसिस का शाब्दिक अर्थ है वह संभावित कथन जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। तो देखिए, परिकल्पना क्या होती है। जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं, शोध करने जा रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए, शोध के लिए आपने एक समस्या चुनी होगी, किस चीज़ के बारे में आप शोध करेंगे। फिर जो वो समस्या है, उस जो शोध करने जा रहे हैं उस समस्या का समाधान तो क्या करेंगे। जब फिर पूरा सीधे ऐसे ही तो करने नहीं लगेंगे, उसके लिए क्या करेंगे कि पूर्व कल्पना आप करेंगे, कि पहले ही कुछ अपने मन में ही पूरी विचारधारा बनाएंगे कि कितना उसमें खर्चा आएगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन यंत्रों की, किन 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 लोगों की, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, और कैसे कैसे उसकी प्रोसेस होगी। ये पूरा अनुमान एक आप लगा लेते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, परिकल्पना फ्रेंड्स, यही होता है परिकल्पना, पूर्व अनुमान लगाना। जो आप शोध करने जा रहे हैं उससे संबंधित जो आपने पूरी पहले रणनीति बना ली, वही क्या है, परिकल्पना फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए, अभी और क्लियर होगा। टाउनसेंड, इन्होंने एक सरल सी परिभाषा दी है, परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है। तो देखिए, इनकी परिभाषा से और अधिक स्पष्ट हो गया क्या, कि परिकल्पना जो आपने रिसर्च करने जा रहे हैं, तो वो रिसर्च जो है, समस्या जो आपने सेलेक्ट की है रिसर्च के लिए, तो उसका संभावित प्रस्तावित उत्तर होता है परिकल्पना। अब देखिए, इसके अंग क्या क्या होते हैं, जल्दी से देखिए। परिकल्पना अपनी संबंधित समस्या के समाधान का एक संभावित प्रस्ताव होता है। देखिए, अभी पहले ही बता दिया है, प्रस्ताव में 2 या 2 से अधिक चर होते हैं। और देखिए, ये नंबर नहीं पड़े हैं, लेकिन प्रस्तावित चरों का स्वरूप परीक्षण योग्य होता है, संकलित आंकड़ों का गहन परीक्षण तथा विश्लेषण करना होता है, तथा परिकल्पना की पुष्टि अथवा अस्वीकृत करनी होती है। तो क्या है, जो चर हैं उनका स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की हैं, कि परीक्षण उनका किया जा सके। आंकड़ों का गहन, जो आपने आंकड़े कलेक्ट किए, मन में सोचा, तो उनका परीक्षण किया जा सके और विश्लेषण किया जा सके, ऐसे होने चाहिए। तथा परिकल्पना की पुष्टि अथवा अस्वीकृति होती है, मतलब जो आपने पूरी हाइपोथेसिस बना ली, या तो वो सत्य होगी या फिर असत्य होगी। सत्य होगी तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, असत्य होगी तो उसको मतलब छोड़ दिया जाएगा, यूँ ही उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये है इसके बारे में। उसके बाद में देखिए, परिकल्पना के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से, कैसे आप परिकल्पना जब बनाएंगे तो चीज़ें कहाँ से लाएंगे, क्या क्या चीज़ें। तो देखिए, संस्कृत, तो क्या करेंगे, संस्कृत से जो है इससे जो है, इससे भी आपको हेल्प मिलती है। इनसे जो है क्या होता है, समस्याओं के चिंतन में क्या होता है, परिकल्पनाओं का जन्म होता है। तो जैसे संस्कृत, इससे भी आप कुछ चीज़ें जान सकते हैं। विज्ञान देखिए, सभी विज्ञान स्वयं परिकल्पनाओं के स्रोत होते हैं। देखिए, इससे भी आप चीज़ें जान सकते हैं कि किस प्रकार से क्या शोध होता है। तो भी वहाँ से आपने जो अपनी समस्या सेलेक्ट की है उसके बारे में आप हेल्प ले सकते हैं। पूर्व से नवीन निष्कर्ष निकालना, संबंधित व्यक्ति के अनुभव, जो रिसर्च जो आप समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, जिसके बारे में रिसर्च कोई पहले भी व्यक्ति उससे संबंधित रिसर्च कर चुका होगा, तो उससे भी आप अनुभव ले सकते हैं, उसके अनुभव से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप फिर अपनी समस्या के समाधान के लिए भी परिकल्पना कर सकते हैं। देखिए, रचनात्मक चिंतन एवं आलोचनात्मक चिंतन, ये भी समस्या का परिकल्पना का स्रोत है।
अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा। देखिए पहले भी जैसे कि अब वही जो व्यक्ति पहले से ही अनुभव कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, उनसे भी परिचर्चा करके आप अपनी परिकल्पना निर्मित कर सकते हैं। उस क्षेत्र में हुए अनुसंधान संबंधित वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन। तो जिस क्षेत्र में जिस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र में पहले से हो चुके अनुसंधान और वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन करके भी आप अपनी परिकल्पना निर्मित कर सकते हैं। तो ये है इसके क्षेत्र। उसके बाद में फ्रेंड्स जल्दी से देखिए, उचित परिकल्पना के निर्माण में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। वो क्या-क्या है देखिए, अनुसंधान क्षेत्र के सैद्धांतिक ज्ञान का अभाव। देखिए अनुसंधान क्षेत्र के सैद्धांतिक ज्ञान का अभाव होगा तो भी आप परिकल्पना निर्मित नहीं कर पाएंगे। अनुसंधान क्षेत्र की स्पष्टता का अभाव। अगर आपको पहले हो चुके अनुसंधानों रिसर्चों से संबंधित स्पष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त होता तो भी अपनी परिकल्पना आप कैसे निर्मित कर पाएंगे। पूर्व ये अनुसंधान ही है, अनुसंधान का अभाव, यंत्रों व परीक्षणों का अभाव। अब आप जो करेंगे रिसर्च अपनी समस्या से संबंधित, उससे संबंधित अगर यंत्र और परीक्षण आपको प्राप्त नहीं होते तो भी आप परिकल्पना निर्मित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में देखिए परिकल्पना के अभिलक्षण क्या होते हैं, परिकल्पना कैसी होनी चाहिए। देखिए ये है फ्रेंड्स, परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। जो आपने अपना अनुमान लगा के पूरा प्रस्ताव तैयार किया है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसका परीक्षण किया जा सके कि वो आपकी समस्या समाधान के योग्य है कि नहीं। परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। देखिए परिकल्पना सत्यापनीय होनी चाहिए। परिकल्पना अपनी समस्या का स्पष्ट उत्तर होनी चाहिए। तो जिस समस्या का समाधान आप करने जा रहे हैं, तो परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो समस्या का स्पष्ट एकदम अनुमानित उत्तर होना चाहिए। परिकल्पना अल्पव्ययी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं समस्या से संबंधित तो बहुत अधिक खर्चीली, ऐसा नहीं। अल्पव्ययी होनी चाहिए, कम से कम खर्चे में आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें। परिकल्पना में तर्कसंगत सरलता होनी चाहिए। परिकल्पना का कथन मात्रात्मक रूप में होना चाहिए ताकि उसको मापा जा सके। परिकल्पना से संबंधित चरणों की संक्रियात्मक व्याख्या निहित होनी चाहिए। देखिए परिकल्पना की पुष्टि या अस्वीकृति की संभावित लगभग समान संभावना है, ये लगभग समान होनी चाहिए। जैसे परिकल्पना जो आपने बनाई है तो वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे उसको स्वीकृत किया जा सकता है या उसको अस्वीकृत कर दिया जाए, दो में से एक काम होगा। तो ऐसी बनाइए कि जिससे लगभग इनकी संभावना समान हो कि उतना ही % वो अस्वीकृत भी की जा सकती है, उतना ही स्वीकृत भी की जा सकती है। शून्य परिकल्पना सर्वोत्तम होती है। देखिए शून्य परिकल्पना क्या होती है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फ्रेंड्स उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।